नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार पर बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों की लूट का आरोप लगाया है और आपको यह भी बताते चलें कि विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार के संरक्षण में कोडम खदान का भी जो है वो अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि भोपालपट्टनम के कुचनूर गांव में स्थित कोडरम खदान की बीजेपी नेता और उद्योगपतियों को सौंपने की साजिश रची जा रही है। मंडावी ने भी सरकार से 14 सवाल पूछे, जिनमें खदान का ठेका, पर्यावरण अनुमति, स्थानीय समिति और बीजेपी नेताओं की भूमिका शामिल है। उन्होंने बीजेपी नेता संजय लूखन पर वनों की अवैध कटाई का आरोप लगाते हुए तत्काल स्पष्टीकरण भी मांगा है। वहां पर जो मौजूद कोरंडम खदान को फिर से चालू करने की शुरुआत वहां पर कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बेशकीमती पेड़ों को काटा गया जा रहा है, साफ सफाई किया जा रहा है। जब इसकी बात मुझे मालूम चली तो मैंने तत्काल प्रशासन के अधिकारियों से बात की, तो सबके द्वारा ये कहना कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है या जानकारी नहीं है और किसके द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। जब हमने इस बात की तहकीकात की, पूछताछ किया तो मालूम था कि रायपुर के किसी कैलाश चंद्र अग्रवाल के द्वारा ये साफ सफाई वहां पर किया जा रहा है और इसमें बीजापुर के भाजपा के बड़े नेता संजय लुक्कड़ की भी भूमिका उस पूरे कोरंडम खदान को साफ सफाई और चालू करने में, मशीनें लगाने में सामने आ रही है। तो हमारा स्पष्ट यहाँ पर बड़ा आरोप भाजपा सरकार पर है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में भाजपा नेताओं के द्वारा बेशकीमती कोरंडम खदान को फिर से चालू कर उसे बेचने का आरोप हम आज की इस प्रेस वार्ता में लगा रहे हैं और इसको लेकर अभी हम जहां पर घटना स्थल कोरंडम खदान कुचनूर ग्राम भी जा रहे हैं सभी हमारे साथियों के साथ में, और आने वाला समय इन बातों को लेकर जनता के साथ मिलकर हम आंदोलन के माध्यम से अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे और सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की दुर्ग से आ रही है, जहां पर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दुर्ग से, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ में कई दिनों से गायब भी थी लड़की का, लड़के से विवाद भी हुआ था। नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली है। रायपुर नाकाबाद की रहने वाली थी नाबालिग। तो बड़ी खबर इस वक्त की दुर्ग से, जहां पर मृतका की मां के साथ में लोग थाना पहुंचे हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले पर नाबालिग लड़के की पतासाजी भी कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दुर्ग से, जहां पर आपको बताते चले कि आरोपी को गिरफ्तार करने की लगातार परिजन मांग कर रहे हैं। पुलिस भी नाबालिग लड़के की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला दुर्ग से सामने आया, जहां पर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली है और कुछ दिन पहले उसकी लड़ाई भी हुई थी और इस दौरान वो अचानक से गायब हो गई और इस दौरान शिकायत जो है वो की गई है और मामले की जांच भी की जा रही है। पूरा मामला दुर्ग से सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि थाना मोहन नगर जिला दुर्ग की पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की है और इस पूरे मामले पर लड़की बताया जा रहा है कि 16 साल की है, लड़का 17 साल का है। तो बाद में दोनों में अनबन हुआ, विवाद हुआ लड़का लड़की में, जिसका रिपोर्ट मोहन नगर थाना में लिखा गया। क्योंकि घटना मैंने थाने में पूछा कि मोहन नगर थाना में क्यों लिखा गया, क्योंकि पद्मनापुर थाना अपना आता है। तो इनका कहना था कि ये इधर गंगानगर साइड कहीं इसका कुछ कारण था जिसकी वजह से यहाँ लिखना पड़ा। तो तब से लड़का को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगातार जहाँ जहाँ परिवार है वहीं भी पुलिस वाले छापामारी कर रहे हैं। और कल तो रात भर पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे, जिसमें मैं भी स्वयं था। और क्या चाह रहे हैं पुलिस वालों को? लड़की वाले ये चाह रहे हैं कि वो आरोपी है उसको पेश किया जाए। ये मामला ये है कि 27 अप्रैल को एक घटना हुई थी जिसमें लड़की के साथ, उसमें लड़के का नाम आया है। वो लड़का लड़की से पहले से परिचित था और पहले भी उनकी बातचीत होती थी। 27 तारीख को एक घटना हुई, उसमें लड़की के द्वारा, लड़की परिजनों द्वारा एफआईआर कराया गया और पॉक्सो एक्ट के तहत वो एफआईआर की गई। उसमें हमने अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी जो लड़का है वो भी नाबालिग है, उसके पीछे अभी लगे हुए हैं, उसको हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं।
और लड़के का जो कुछ 3 परिजन हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और मुख्य आरोपी जो नाबालिग लड़का है उसको भी हम उसके विरुद्ध भी विधिवत कार्रवाई करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, सुसाइड नोट कोई बरामद नहीं हुआ है। आज मोहनलालगंज थाना इसलिए पहुंचे कि हम लोग को 8 दिन हो चुके हैं, 8 दिन, उससे ज्यादा भी दिन हो गया इंसाफ मांगने के लिए यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए थे। मेरा लड़की को लड़का रात का 7 बजे ले गया, रात को 12 बजे लाकर छोड़ा। मेरा लड़की के साथ ऐसा किया, औसी किया, बोल के सब रिपोर्ट लिखा, सब कुछ करे। लड़की भी बोली मेरे को मारा, मेरे को पीटा, मेरे को ऐसा किया, मेरे को ऐसा किया, लेकिन मेरा लड़की का कोई नहीं सुना। मेरी लड़की मर गई, आत्महत्या कर ली, लेकिन मेरा लड़की का कोई नहीं सुना। अभी मैं चाह रही हूँ जो मेरी लड़की सजा भुगती है वो सजा उसको भी मिले। पुलिस वाले बस वही बोल रहे हैं कि हम लोग तो लाते हैं, उन लोग कोर्ट से छुरा लेके जाते हैं, हम क्या करें। लड़का 19 साल का है। जल है तो जीवन है की गूंज पूरे राजनांदगांव जिले में सुनाई दे रही है। पद्मश्री फूलबासन यादव के नेतृत्व में जल संरक्षण का संदेश देते हुए ये काफिला काफी आगे बढ़ गया है। नीर और नारी जल यात्रा राजनांदगांव जिले के हर गांव में जल और जीवन के बीच में अटूट रिश्ते को पुनः स्थापित करने का संकल्प लेकर निकल पड़ी है। इस अभियान में अब तक 50 से भी अधिक ग्राम पंचायतों को न केवल जागरूक किया है बल्कि जल संरक्षण के लिए सशक्त प्रयास किए हैं। महिलाएं तपती धूप की परवाह किए बिना दृढ़ संकल्प के साथ में जल है तो जीवन है का संदेश लेकर निकल पड़ी हैं। पद्मश्री फूलबासन यादव ने पानी बचाने, पर्यावरण संरक्षण, वैकल्पिक खेती, स्थानीय जल संरचनाओं के निर्माण की जानकारी दी है। फूलबासन यादव ने यह भी कहा कि रबी के मौसम में धान की खेती ने गांव का जल स्तर समाप्त कर दिया है। हाँ, ये अभियान बहुत खास है हम सब पर। हरियाली बहनी के तत्वाधान में हमार नीर और नारी कार्यक्रम चलत है और नीर और नारी के मतलब ये होते कि एक नीर ला एक नारी ही बचा सकते। सुबह से लेके रात तक हमारा पानी की जरूरत पड़ते, लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई कि भारत में 7वां स्थान हमारा राजनांदगांव जिला है। मैं स्वयं 2-2.5 महीना से लगातार पूरा भारत के कार्यक्रम ला कैंसिल करके राजनांदगांव में गांव में 2-2, 3-3, 4-4 गांव में डेली जाता हूँ। खबर की पानी नहीं रही तो जिंदगी कहाँ रही। आज आने वाला पीढ़ी पर हमला पानी बचाना अनिवार्य है। अभी पानी पर इतना दिक्कत होते है कि हम रात 12 बजे 1 बजे रात कुआं मन जे कुआं छुअत भी नहीं रहे, कुआं से पानी खींचल पड़ते। ये हर जगह के राजनांदगांव जिला की पूरा स्थिति बन गई। अब ये जन सहयोग से ही पानी लाया जा सकते। आज गली मोहल्ला में हर जगह सीमेंटीकरण होगी तो ऊपर से पानी आते वो भी बाहर चले जाते। तालाब भी है तो तालाब में भी पानी नहीं हो पाते और जितना पानी महिला मन खर्च करतन। पहले के हमारे जो सियार रहा है वो मन तरिया में नहाए, सब काम तरिया से हो, लेकिन आज बोर से पानी निकाल के हर कोई नहाना, कपड़ा धोना, कतरी चादर धोना, यहाँ तक कि घर भी बनाना। तो ये धरती के पानी सूख गए। पानी डालने वाला कोई नहीं है, पानी बचाने वाला कोई नहीं है। हर कोई धन दौलत के पीछे ही दौड़त है, लेकिन जो पानी और पेड़ है ओला बचाए बर हमन ध्यान नहीं दें। तो एक बार हमारे मन के पूरा प्रयास है माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति और हरियाली बहनी के तत्वाधान में और शासन प्रशासन के पूर्ण सहयोग मिलत है। आजीविका मिशन जो बिहान है वो दीदी मन भी पूरा सहयोग करत है हमला और पंचायत के हर गांव के हर ग्राम पंचायत के भी सहयोग अच्छा मिलत है। चौपाल ले तो के गांव चले गए हो, कैसे टाइप के जागरूक करत? ये सैकड़ों गांव हो गए, मोला तो गिनती भी नहीं है, काज लगातार चलते 2.5 महीना सन हो जाते। और हमन सबसे पहली कलश यात्रा निकालथन। कलश यात्रा ले पूरा गली गली में भ्रमण करथन कि पानी न बचाए बर, जल है तो कल है करके। और ओकर बाद पानी नहीं तो पियेंगे क्या, ये हमारे मन के मेन नारा रहते कि पानी नहीं रही तो काला पियेंगे। एक से जल यात्रा के बाद में हमन संकल्प लेवाथन कि हर एक महिला मन ला अपन अपन घर में, घर के पानी घर में, गांव के पानी गांव में और खेत के पानी ला खेत में। घर के पानी रही तबे पानी पी सकतन, गांव के पानी रही तो हम पेड़ पौधा भी बचा सकतन और खेत के पानी खेत में रही तो हमन धान लगा सकतन। ये हमारा पूर्ण प्रयास है और इनमें बहुत जने के इतना ज्यादा राजनांदगांव जिला में प्रचार प्रसार हो चुके हैं कि अब स्वयं हो के मन स्वयं बुलाते, पंचायत वाले महिला समूह वाले मन बुलाते कि दीदी आप मनाओ, आपके स्वागत है। और सोख्ता गड्ढा बनाए के भी तरीका बताथन कि
3.25 फीट के गहराई खनो, चौड़ाई रही, आधा हमरा नारियल से बड़े पत्थर डालना है, ओकर बाद टुकड़ा ईटा डालना है, 2 झौआ कोयला डालना है, ओकर बाद बराबर रेतील डालना है। ओकर से हमन कई हजार लीटर पानी ला बचेंगे, अंदर डाल सकते धरती में। तो ऐसे हमारा प्रचार प्रसार लगातार। फसल चक्र परिवर्तन पर भी आप जोर दो। बहुत ज्यादा, ये तो और ज्यादा है। आज पहले के सियान मन है खेत ला गर्मी में ओला अच्छा ढंग से पकाए कि आने वाला में और ज्यादा धान हो, लेकिन आज हम किसान भाई मन बहुत बड़े गलती करत हन। हमन धान ला इतना ज्यादा आगे बढ़ातन कि जेकर द्वारा पानी की कमी भी होते, नहीं कि हम 1 एकड़ खेत में हमन पानी कम से कम 2-2, 3-3 गांव पानी पूर जाती, ओकले ज्यादा 1 एकड़ खेत में पानी खत्म होते। आज हमार गांव इतना हाहाकार मचे, हमन खेती ऊपर खेती करते जातन। मैं हर एक भाई मन ये कहता हूँ कि ट्रेनिंग के माध्यम से आप मन देखो कि धान से ज्यादा दूसरा फसल परिवर्तन करत हो तो धान से ज्यादा पैसा आप लोग मिली भी और पानी ला भी हमन बचा सकतन। तो फसल परिवर्तन पर भी बहुत सारा किसान मन सामने ऐसे और वो मन संकल्प भी लेते कि दीदी अब हमन खेत में धान नहीं लगान और मक्का है, बाकी गेहूं है, चना है, ऐसे सब चीज लगाएंगे। पिछले वर्षों में जैसे जिले में विकास के अनेक कार्य हुए हैं और उसके साथ एक और महत्वपूर्ण घटना है कि जिसमें जलस्तर आने वाले पिछले कुछ वर्षों में लगातार कम हो रहा है। तो एक दोनों के बीच में बैलेंस लगाने के लिए हमें ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग जल संरक्षण के कार्य करें। इसी तर्ज पर सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संगठन, महिला स्वच्छता के समूह और आप सभी लोगों के माध्यम से एक बृहद अभियान जिले में चल रहा है और जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें पर्कुलेशन टैंक और इस साल हमने ये भी टारगेट रखा है कि लगभग 1000 से भी ज्यादा इंजेक्शन वेल्स भी बनाएंगे। और बेसिकली इसमें जल जागरण का काम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल जल के माध्यम से पानी देने का कार्य जारी है। तो इसमें भी जल जो है वो जमीनी जल का ही उपयोग किया जा रहा है। तो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या रहेगी, तो इन सभी चीजों के निजात के लिए एक पूरा ये अभियान जारी है। हरियाली बहनी अभियान के तहत नीर और नारी जल यात्रा का आयोजन 19 मार्च 2025 से स्टार्ट किए। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो अभी जल का जो संकट है हमारे राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव और राजनांदगांव और डोंगरगढ़, ये 3 ब्लॉक जो है सेमी क्रिटिकल एरिया में आ चुका है। और इसका मतलब ये है अगर हम अभी से पानी अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाला 5-7 साल में हम वो लोग जो है घर से 8 बजे के बाद नहीं निकल पाएंगे। सीधे से 6 बजे हम लोग शाम को निकलेंगे। फिर ये इस बीच में जो हम लोग को दैनिक जो कार्य होता है और जो काम करने वाले लोग हैं उसको बहुत दिक्कत होगी। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखे हैं कि गांव स्तर पर बहुत सारा बोर खनन हो रहा है लेकिन फेल होते जा रहा है और जो बोर चल रहा है वो भी फेल होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आज हमारे राजनांदगांव जिले में पानी का तो संकट है और संकट को देखते हुए हम लोग ने सोख्ता गड्ढा और नाला बंधान, पर्कुलेशन टैंक ये चीजें बना रहे हैं जिला प्रशासन के सहयोग से। और इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं 44 से 45 डिग्री तापमान हमारे राजनांदगांव जिले का आ चुका था। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पौधारोपण के लिए हम लोग जुलाई में पौधारोपण के लिए अभी से सर्वे करवा रहे हैं कि हमको कितनी पौधे की जरूरत है। उसके हिसाब से हम लोग पूरा पौधा पूरे जिले तीनों ब्लॉक में विशेष रूप से फोकस करते हुए हम लोग बनाएंगे। और इससे लोगों को ये फायदा होगा कि हम लोग आर्थिक और जो संकट है, जो गर्मी का जो संकट है तापमान को लेकर, तो उससे भी हम मुक्ति पाएंगे। हम लोग का नारा है कि कम से कम लोग 22 पेड़ लगाए, जगह नहीं है तो वो कम ही लगाए। ऐसा नहीं है कि पौधा बहुत ज्यादा लगाए, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि पौधा अगर जो लगा रहे हैं उसमें से कम 60 से 70% पौधा बचे, ताकि आने वाला समय में वो अगर पौधा हमारे पास 5 साल के बाद हो जाता है तो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम हो जाएगा और वर्षा भी बहुत अच्छा होगा। इसी को देखते हुए हम लोगों ने अभियान चलाया। तो बड़ी खबर इस वक्त की डोंगरगढ़ से, जहां पर गोला बारूद लेकर पहुंची सेना। बड़ी खबर इस वक्त की, सेना ने मीडिया को नहीं दी कोई भी जानकारी। सुरक्षा के मद्देनजर नहीं दी गई ये पूरी जानकारी। ट्रेन रुकने पर डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर अलर्ट, डॉग स्क्वाड टीम प्लेटफॉर्म पर जांच में जुटी। तो बड़ी खबर इस वक्त की डोंगरगढ़ से, जहां पर आपको बताते चलें कि ट्रेन रुकवाने पर
का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि गोला बारूद लेकर सेना पहुंची थी और सेना ने मीडिया को भी जानकारी नहीं दी। दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे मामले की जानकारी नहीं दी गई। ट्रेन रुकने पर जो है वो रेलवे स्टेशन अलर्ट हो गया। डॉग स्क्वाड टीम पहुंची हुई थी और इस दौरान ट्रेन भी रुकाई गई है। सेना ने मीडिया को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं दी और गोला बारूद के साथ में सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर पहुंची थी। धमतरी वनांचल क्षेत्र के ग्राम एकाबारी से ग्रामीण आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में रोक लगाए जाने की शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत लिखमा और उनका आश्रित ग्राम राज्य और जिले का अंतिम गांव है, जहां आए दिन मूलभूत सुविधाओं के लिए समस्या होती रहती है और वर्तमान में सभी आंगनबाड़ी भवन जर्जर होने के कारण प्रशासन द्वारा नवीन आंगनबाड़ी निर्माण के लिए स्वीकृति दिया गया था। निर्माण कार्य लिफ्ट लेवल तक पूर्ण हो चुका है, जिसके बाद वन विभाग द्वारा नियमों का हवाला देते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने से सीमेंट, गिट्टी, रेत सभी मटेरियल खराब हो रहे हैं, जिससे पंचायत को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिलने आए थे तो नहीं मिल पाए, साहब तो नहीं है। तो हमारे गांव में आंगनबाड़ी जर्जर होने के कारण नवीन आंगनबाड़ी की स्वीकृत हुई थी और बन भी रहा था। तो अभी फरिश्त वाले लोग रोक लगाए हैं। तो अभी फिलहाल अभी चौपाल भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और जब वहाँ पे पूरा मटेरियल है और बोलते हैं कि जब तक वहाँ स्वीकृत अनुमति नहीं आएगा रेज ऑफिस वहाँ गरियाबंद से, तब तक काम बंद रहेगा। तो काम बंद रहेगा तो हमारे छड़ है, सीमेंट सब खराब हो रहा है, तो पंचायत को भारी नुकसान है। तो फॉरेस्ट वालों ने रोक क्यों लगाई, इसमें क्या? फॉरेस्ट वालों ने वो रोक हो रहे हैं कि बाहर में बन रहा है, जबकि वो जमीन हमारी है, वन पट्टा मिला है अधिकार हमको और वहीं बना रहे हैं। तो उन लोग कहते हैं कि जंगली जानवर आएंगे, बच्चों को खतरा है और वहाँ पे घर भी है, स्कूल भी है मैदान में, तो पर भी फॉरेस्ट वाले लोग वही बोल रहे हैं। बच्चों की कितनी संख्या है? बच्चों की 12 संख्या है। तो पढ़ाने में दिक्कत हो रही है बच्चों को? पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। अभी चौपाल भवन में फिलहाल लगाएंगे। हम लोग एक शिकायत लेके पूछे कि हमारा क्षेत्र जो है अंतिम क्षेत्र है और राज्य का भी और जिले का भी क्षेत्र है। हम लोग लिखा पंचायत से आए हुए हैं। लिखा पंचायत का काम जो घोर वनों के आच्छादित क्षेत्र है, जहाँ सड़क है न पुल है, और प्रशासन के द्वारा हमको एक प्रवाद मिला हुआ था आंगनबाड़ी का, किंतु फॉरेस्ट विभाग के द्वारा नियमों का हवाला देते हुए उसके काम को रोक दिया गया है, जिससे हमारे बच्चे जो नवनिहाल बच्चे का शिक्षा जो है ना पूरी तरह से प्रभावित होता है। कितने गाँव में रोका गया काम को? देखिए, USTR के अंदर में 34 गाँव आते हैं। 34 गाँव के अंदर में कोई भी जो है भवन का कार्य करने वहाँ पे नहीं दिया जाता है, या किसी प्रकार की अधोसंरचना का काम करने नहीं दिया जाता है। जबकि वन अधिकार कानून 2005 के धारा 3(2) के तहत में 13 बिंदु हैं और 13 बिंदु में आंगनबाड़ी और तो ये कब से रोक लगाई गई इसमें? लेकिन रोक जो है अभी प्लीज लेवल पे काम हुआ है, उसके बाद रोक चालू हुआ है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि भैया वो हमारा जो क्षेत्र है वो वन अधिकार का क्षेत्र है और हम लोगों ने वन अधिकार लिया हुआ है। वन अधिकार के तहत से हमको वो जमीन दिया जाए और आंगनबाड़ी को बनने दिया जाए। एकाबारी के ग्रामीण भी आए थे और इसमें SDM को सूचित किया गया है। जो भी समस्या प्रॉब्लम है, जिस कारण से भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन होगा, उसका निराकरण वो करेंगे। कवर्धा में सुशासन तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। सबला मालूम है कि आपन के आशीर्वाद से हमार सरकार ला चलते हुए करीब 1.5 साल होते है ना। तो 1.5 साल में हमारे जो प्रधानमंत्री कहे रहे चुनाव के समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो सब काम को करेंगे, कह रही नहीं। प्रधानमंत्री आवास पहले के 5 साल जो सरकार चलाई सो सरकार में एक जन के भी नहीं बने रहीस कोनो के नहीं बने रहीस। तोला भी कह रही कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम होगी
कि 18 लाख गरीब मन जो मकान से वंचित होगी नहीं उमन के मकान ला स्वीकृत करना है। और आप मन ला मैं बताता हूं कि सरकार बने के दूसरा ही दिन पहला कैबिनेट के बैठक में हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति करे हम। और अब बना थे है कि नहीं, अब गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बना थे और हमारे बैगामन के लिए अलग से बना थे। हमारे बैगामन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना लागू करेंगे। एमन पीबीटीजी में आते राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, तो वैसे हमारे बैगामन के बस्ती में अलग से उमन के लिए प्रधानमंत्री आवास, उमन के लिए सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड सब कुछ ओकर लिए हमारे प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना लागू करीने। किसान मन के धान लगलो हमन खरीदे थे 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ में 3100 रुपया धान दे थन। बकाया बोनस भी 2 साल के वाला भी दे हन। और महतारी मल्ला 1,000 रुपया महतारी बंधन में हर महीना भेजत हन। इति हाथ उठावा तो माता बहनी मन कितना झला महतारी बंधन के पैसा मिलते, सबला मिलते। और कौन कौन नहीं उठाते हमन के अगर मिलत हो तो अब कट जाही नाम। मैं देखा तो न कौन कौन नहीं उठाई नहीं। अगर उमन के नाम हो और मिलत हो तो काट देवे उमन के। कुछ जन के नाम नहीं जुड़े हो है ना, कुछ जन के नाम नहीं जुड़े हो तब उमन के भी जुड़वाबो। अब नवा शादी करके लानत हो बेटा मन बर बहू है ना, तो उमन के नाम तो जोड़ना पड़े ना। तो आने वाला समय में ओला भी जोड़बो। और अभी प्रधानमंत्री आवास के फिर सर्वे होते। अभी 30 तारीख एक समय रही से, अभी 15 दिन फिर भारत सरकार मोदी जी बढ़ा दी से 15 मई तक सर्वे होने वाला है। तो आप मन से सबसे मोर निवेदन। खबर कवर्धा से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासनकारी नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार ने जनसेवा की नई गति और दिशा दी है। इस तिहार के पहले चरण में जिला कबीरधाम में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करते हुए विभागीय टीमें घर घर जाकर श्रमिकों से संपर्क कर रही हैं। साथ ही उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी कर रही हैं। इन आवेदन के तहत विभागीय अधिकारी आवेदन के घर तक पहुंचकर उनके श्रम कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर रहे हैं। शासन अब आमजन के और भी करीब पहुंच गया है। सुशासन तिहार की ये पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उस सोच को भी दर्शाती है जिसमें हर नागरिक तक योजनाओं की पहुंच और लाभ को सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। ये 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और मई के अंतिम तक चलेगा और ये 3 चरणों में है। पहला चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जगह जगह हमारे अधिकारी लोगों के बीच में गए हैं और उनकी समस्याओं को आवेदन के रूप में लिए हैं, ऑनलाइन भी लिए हैं। और पूरे प्रदेश में 33 जिले में 40 लाख के करीब आवेदन आए हैं। और दूसरा चरण 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारी उसका समाधान किए हैं। अधिकांश जगह में आधे से अधिक समस्याओं का, कहीं पर 75% से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो गया है। और तीसरा चरण कल से 5 मई से प्रारंभ हुआ है और इसमें जगह जगह क्लस्टर में कहीं 8 पंचायत, कहीं 10 पंचायत, कहीं 12 पंचायत, कहीं 14 पंचायत, ऐसा क्लस्टर बना के वहां एक समाधान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और वहां पर हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण सब जा रहे हैं और वहां पर जनता को बता रहे हैं कि कितना समस्या आया था, कितना का समाधान हुआ, बाकी कैसा और समाधान होगा, ये सब बता रहे हैं। तो कल से हम भी तृतीय चरण के लिए निकले हैं। कल हम शक्ति जिला, कोरबा जिला और जांजगीर जिला में थे। आज हम
इसके पहले बेमेतरा जिला, अभी दूसरा कबीरधाम जिला में हम आए हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, चौपाल लगाते हैं और एक एक योजना जो हम लोग चला रहे हैं वो सबके विषय में पूछताछ करते हैं कि राशन पानी समय पर आ रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है कि नहीं, पानी नल द्वारा पहुंच रहा है कि नहीं, सारा चीज जो भी योजना चला रहे हैं। तो मुझे 2 दिन में बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों का सरकार के प्रति बहुत अच्छा विश्वास है। सबका कहना है कि आप लोग जब से सरकार में आए हो तब से अच्छा काम हो रहा है। और आज यहाँ दलदली में भी 14 पंचायत का समाधान शिविर था, जिसमें इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री वो भी स्वयं मौजूद रहे, भावना बोरा विधायक वो भी मौजूद रही, हमारे प्रशासन के सब लोग, सीएस, प्रमुख सचिव, यहाँ के आईजी, कलेक्टर, एसपी सारे लोग थे और यहाँ पर बहुत अच्छा समाधान हुआ है। समस्याओं का समाधान यहाँ बहुत अच्छा हुआ है और विशेषकर इधर पेयजल की भारी समस्या थी, कहे कि यहाँ पर स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो नजदीक में बांध है, चाहे वो आपका छीर पानी बांध हो या सुतिया पाट हो या कनई नदी हो, ये सबसे बड़ी योजना सरकार सैंक्शन किया है और वहां से पानी लाकर यहाँ पर गांव-गांव में, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही कल्याणकारी योजना है जल जीवन मिशन, जिसके माध्यम से घर घर में नल द्वारा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।